कि दूसरी कम्युनिटी के लोग कब्जा करना चाहते थे। हमारे धार्मिक स्थान के पास वो खेत बनाना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, और इसकी संभव था कि वो अपवित्र हो जाता वो स्थान। तो उसको इन्होंने पुनर्जीवित किया। तो और बड़ा अच्छा एक तीर्थ स्थान के रूप में इन्होंने जब उसको डेवलप किया, तो वो किरकिरी बन गए उस वजह से कि भाई अच्छा, इस आदमी ने की वजह से ये जो हमारा प्लान था ये फेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जो हिंदुत्व का उभारने चाहते थे, हिंदुओं का कोई चिन्ह देखने को पसंद नहीं था, जो देशद्रोही लोग थे, अराष्ट्रीय तत्व जो थे, वो हावी होते जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में समाज का मनोबल खड़ा करने के लिए, उनको जगाने के लिए इस प्रकार का कोई पुरोधा खड़ा होकर समाज का मनोबल जागृत करने के लिए जब खड़ा होता है, तो वह चंद्रकांत ही हो सकते हैं। सेना के अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई आतंकवादियों को एलिमिनेट करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में उनका सहयोग रहा है। इसलिए वो आतंकवादियों के सर्कल में खटकते थे कि इस आदमी के वजह से हमारे बहुत सारे आतंकवादी एलिमिनेट हुए हैं, इसलिए इसको हटाओ। एक चंद्रकांत जी गए, आज अनेकों ही चंद्रकांत जी समाज के अंदर और कार्यरत हैं। ये समाज रुकने वाला नहीं है, न झुकने वाला है। विपरीत कितनी ही परिस्थिति आए, आज 80 साल का 90 साल के बूढ़े से लेकर 10-15 साल के बच्चे तक में एक ही ज्वार है कि ये देश अमर है, और उसकी अमरता को बनाए रखने के लिए हम अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार हैं, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आए। नमस्कार, मैं हूं अमित और किश्तवाड़ की इस वीर धरा से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 9 अप्रैल है और ठीक 2019 में आज के दिन ही किश्तवाड़ में चंद्रकांत शर्मा जी, जो कि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के सह सेवा प्रमुख थे, आतंकवादियों द्वारा उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। आज किश्तवाड़ का पूरा समाज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुआ है और उनके जीवन पर और ज़्यादा रोशनी डालने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं राजेंद्र सिंह जी। आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी में अभी हैं और आप प्रचारक भी रहे 1976 से लेकर 80 तक, और आपने 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, 1996 और 2002 में। स्वागत है आपका। और आज जैसा आपको पता है कि 2019 में चंद्रकांत शर्मा जी की हत्या जो है की गई थी, उनकी जीवन यात्रा कैसी रही, समाज सेवा की तरफ वो कब मुड़े, और लास्ट के जो उनके जीवन के जो अंतिम जो दिन थे, उनकी कुछ घटनाएं अगर आप हमारे दर्शकों के लिए रखें, ताकि समाज वो जान पाए इन हीरोज़ के बारे में और एक प्रेरणा मिल पाए आज के युवा वर्ग को इनके जीवनी से। नमस्कार। 9 अप्रैल का वह दुर्भाग्यपूर्ण दिवस, जिस दिन हमारे बीच से एक कर्मयोगी कार्यकर्ता चंद्रकांत जी को हमसे जुदा किया। मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत प्रारंभ से ही उनके परिवार से थे। शैशवावस्था से ही मैं उनको उंगली पकड़ के शाखा लाया था, और उसके बाद बाल निकेतन में दाखिल हुए पढ़ाई भी की। मैंने एक अध्यापक के रूप में भी मैं उनका अध्यापक रहा, और सामाजिक गतिविधियों में चूँकि हम सक्रिय थे, इसलिए एक सहयोगी के रूप में भी हमने उनको पाया। संघ की अनेकों गतिविधियों में वे बढ़ चढ़कर भाग लेते थे।
फिर आतंकवाद का दौर चला। चूँकि वो शुरू से ही, बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के पोषक थे और कुछ समाज के लिए करना चाहते थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, और उसके लिए हमेशा वो तत्पर भी रहते थे। कई बार वो हमारे पास आए कि राजेंद्र जी कुछ करना चाहिए, राजेंद्र जी कुछ करना चाहिए। तो मैं उनको अक्सर कहता था कि जिनको करना होता है वो राय नहीं लेते हैं, वो कुछ करके जाते हैं। आतंकवाद में जो कुछ भी उन्होंने समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्रवादियों की सुरक्षा के लिए जो संभव हो सकता था अपनी तरफ से उन्होंने प्रयत्न किया। बहुत सारी ऐसी बातें उनके जीवन की हैं जो अभी अनसंग हैं, जो समाज में आगे आई नहीं है। लेकिन इस समय जो बड़ी उपलब्धि उनकी है, आतंकवाद के दौर में जो कुछ किया उन्होंने वो तो किया ही, लेकिन धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी उनका योगदान कम नहीं है। उन्होंने विमलनाग यात्रा शुरू की कि चलो समाज संगठित हो, समाज एक दिशा में चले, उसमें धार्मिक भाव पैदा हो। तो किश्तवाड़ से लेके सुरूर के विमलनाग तक यात्रा ये उनका ही काम था, उन्होंने प्रारंभ की, जो अब भी सफलतापूर्वक हर वर्ष निकलती है। इसी प्रकार से उन्होंने एक प्रकल्प लिया कि भाई भंडारकूट में गुप्त गंगा है, उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, वहाँ कुछ किया जाना चाहिए, वो सारा उजाड़ पड़ा हुआ है। तो उसका उन्होंने निर्माण, जीर्णोद्धार जो भी संभव हो सकता था, वहाँ भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करना, मंदिर बनाना, उस सारे क्षेत्र को जो ऐसे उजाड़ पड़ा हुआ था उसको नए सिरे से बनाना, और आज एक किश्तवाड़ का मुख्य तीर्थ बन गया वो। और बैसाखी के दिन तो मेला लगता है वहाँ, जो बिल्कुल हमारी प्राचीन एक धार्मिक स्थल था, जो यहाँ के वातावरण के कारण से जो हिंदू विरोधी तत्व जो हावी हो गए थे हमारे ऊपर, और सत्ता का पूरा उनके ऊपर प्रश्रय था, उनके ऊपर उनका आशीर्वाद था। ऐसी स्थिति में जीवन दान किसी स्थान को देना, उसको पुनर्जीवित करना, ये सारा श्रेय, और उस स्थान को तीर्थ स्थान के रूप में खड़ा करना, ये पूरा प्रयत्न चंद्रकांत जी का था। और इस प्रकार से समाज को धार्मिक रूप से इकट्ठा करना, उनमें उन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि वैसे ये हर युग में ऐसा हुआ है। हम मुग़ल दौर में जाएंगे तो मुग़ल दौर में जब समाज निराशा और हताशा में होता था तो उन्होंने भक्ति काल को प्रश्रय दिया और भक्ति काल उभरा। और आतंकवाद में भी जब निराशा सब तरफ छाई हुई थी, समाज अन्य मानसिक स्थिति में था कि क्या करें, क्योंकि विरोधी पक्ष जो था, जो देशद्रोही लोग थे, अराष्ट्रीय तत्व जो थे, वो हावी होते जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में समाज का मनोबल खड़ा करने के लिए, उनको जगाने के लिए इस प्रकार का कोई पुरोधा खड़ा होकर समाज का मनोबल जागृत करने के लिए जब खड़ा होता है तो वह चंद्रकांत ही हो सकते हैं। इस प्रकार के कार्यकर्ता, इस प्रकार के व्यक्ति विरले ही होते हैं जो समाज को कुछ देके जाते हैं और सदा के लिए अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ जाते हैं। तो ऐसे ही चंद्रकांत जी को, जिन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समाज को संगठित किया, उनका मनोबल बढ़ाया और धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक भाव जागृत करने के लिए, हिंदुत्व का जागरण करने के लिए अग्रसर रहते हुए अपना 9 अप्रैल उन्हें उत्सर्ग किया। ऐसे बलिदानी महापुरुष ही कहूँगा मैं, ऐसे चंद्रकांत जी को मैं आज के दिवस पर शत शत नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। आपने आतंकवाद का वो कालखंड उसकी बात की, और क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए थे
आपने धार्मिक कार्यों की भी बात की, तो वो खटकना कब शुरू हुए? आतंकवाद के बाद जब उन्होंने हिंदू समाज को बचाने की बात की, या उन्होंने धार्मिक एंगल पे बात करना स्टार्ट किया? वो टर्निंग पॉइंट कब रहा? क्योंकि संघ तो बहुत पहले किश्तवाड़ में अपनी जड़ें जमा चुका था, तो उनका टारगेट बनने का मुख्य कारण इसमें से क्या रहा कि वो आगे आए, अपने समाज की बात की और उनको मारा गया, ये भय उत्पन्न करने के लिए कि जो समाज जाग रहा है वो उससे पीछे हट जाए? इसमें एक बात और मैं निवेदन करूं कि जब यहाँ सेना भेजी गई, अब सेना ठीक है, उनके पास शस्त्र है, उनके पास मैप हो सकते हैं, लेकिन कौन कहाँ है, स्थानीय होने के नाते से उनको पूरे यहाँ की टॉपोग्राफी की जानकारी थी। तो उन्होंने सेना के अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई आतंकवादियों को एलिमिनेट करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में उनका सहयोग रहा है। इसलिए वो आतंकवादियों के सर्कल में खटकते थे कि इस आदमी के वजह से हमारे बहुत सारे आतंकवादी एलिमिनेट हुए हैं, इसलिए इसको हटाओ। ये जानते हुए भी कि मेरे ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है, वो निर्भय होकर बिल्कुल उसी प्रकार से अपने कार्य में डटे रहे। एक तो ये कारण कि राष्ट्र विरोधियों के आंखों की वो किरकिरी थे, वो उनको हटाना चाहते थे। दूसरा कारण ये कि जो भंडारकोट में उन्होंने वो स्थान ऑक्युपाई किया जिस पे कि दूसरी कम्युनिटी के लोग कब्ज़ा करना चाहते थे, हमारे धार्मिक स्थान के पास वो खेत बनाना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, और इसकी संभव था कि वो अपवित्र हो जाता वो स्थान। तो उसको इन्होंने पुनर्जीवित किया, तो और बड़ा अच्छा ये एक तीर्थ स्थान के रूप में उन्होंने जब उसको डेवलप किया, तो वो भी वो किरकिरी बन गए उस वजह से कि भाई अच्छा, इस आदमी ने की वजह से ये जो हमारा प्लान था ये फेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जो हिंदुत्व का उभार नहीं चाहते थे, हिंदुओं का कोई चिन्ह देखने को पसंद नहीं था। उस समय तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि समाज में निराशा छा गई थी। उस निराशावादी वातावरण में उन्होंने जिस प्रकार से ये आगे बढ़ के समाज को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि नहीं, हमको किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि हम तो गीता को मानने वाले हैं कि आत्मा मरती नहीं है, हम अमर हैं, तो डरना क्या है, जिएंगे जितनी देर जिएंगे, थोड़ी देर के लिए जिएंगे, तो एज ए हिंदू ही जिएंगे हम। तो ये जो हिंदुत्व का भाव समाज में जागृत करना, ये बात उनको अगले विचार वालों को खटकती थी, इसलिए वो उनको एलिमिनेट करना चाहते थे और धमकी भी भेजते थे, टेलीफोन भी करते थे। चंद्रकांत जी ने कई बार मुझे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे कहते, मैं इधर से गालियाँ देता हूँ कि तुम्हारे माँ का दूध पिया करो। तो आखिर जानते हुए भी आगे बढ़ के निकल के इस प्रकार के काम, ये तो जिगर का ही काम है, कोई बुज़दिल का काम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के वीर पुरुष को तो हमारा आज के दिन नमन तो होना ही चाहिए। वीर पुरुष थे वो, और अपनी वीरता को उन्होंने सिद्ध भी किया। अपने समाज के लिए ज़िंदा रहते हुए उन्होंने बहुत ऐसे कार्य जो आपने अभी बताए वो किए। उनके अगर आखिरी दिनों की अगर बात करें तो वो किन मैं कहता मेन मुद्दों पर काम कर रहे थे उस टाइम पे? और जब जिस दिन ये 9 अप्रैल 2019 को जब ये कांड हुआ, तो उस वक्त का अगर आप थोड़ा सा दृश्य अगर अपनी आंखों के सामने याद करें और हमारे दर्शकों को बताएं, तो वो किस तरह का उस दिन का माहौल था? वो 8 अप्रैल को मुझे मिले, उस समय जो तहसील हेडक्वार्टर था वहाँ, उसके सामने वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा, चंद्रकांत जी आप मिलते नहीं हो, ज़रा मिल लेना, आपसे कुछ बात करनी थी। वो विद्यालय के संबंध में ही, उनका क्योंकि विद्यालय भी था, उस बारे में चर्चा करनी थी मैंने। तो
उन्हें कहा कि अच्छा मैं कल शाम को आपके यहाँ आऊँगा। लेकिन दूसरे दिन, उस दिन मेरे यहाँ एक कार्यक्रम था, मेरे बेटे की सगाई थी। तो मैं उस सिलसिले में रिश्तेदारों के यहाँ था। उतनी देर में सुना कि भाई ऐसे ऐसे कांड हो गया। अब उसको दुर्भाग्य दिवस ही मानेंगे हम। तो मैं आज तक इसी आशा में हूँ कि चंद्रकांत जी ने कल आने को कहा है, वो ज़रूर आएंगे। किस रूप में आएंगे पता नहीं, लेकिन हम आखिर तक आशावान रहे कि चंद्रकांत जी को गोली लगी है, इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने समाज के हित के लिए किया है। जम्मू ले गए, बहुत कुछ प्रयास किया कि वो जीवित रहें, उनका कर्तृत्व समाज को आगे और मिले, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं रहे। जो देश विरोधी ताकतें जिस वजह से उनके प्राण छीने, आपको क्या लगता है कि हमारा समाज उससे आगे बढ़ा है और ताकतवर हुआ है, कि कहीं हमारे दिमाग में वो ताकतें डर पैदा करने में कामयाब हुई है? चंद्रकांत जी ने जो बलिदान दिया, उसके फलस्वरूप इस समाज को आप कैसे देख रहे हैं कि उनका बलिदान किसी काम आया या व्यर्थ में गया? कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाया करते। एक विचित्रता इस समाज की है, हमने ये देखा कि जितना आतंकवाद बढ़ता गया, यहाँ जितने तीर्थ स्थान थे या मंदिर थे, मंदिर बनने की जो रेशो है सामान्य अवस्था से अधिक हुई। उन दिनों में मंदिरों का भी एक ऐसा रवाज हो गया, हर गांव में, हर मोहल्ले में मंदिर बनने शुरू हो गए। ये दर्शाता है कि हमारा जो समाज जीवन है ये अमर है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हम अपना जो लक्ष्य है उस पर अडिग रहते हैं, और इनकी शहादत ने समाज को और जगाया है। और इसका कारण मैं समझता हूँ कि संघरूपी विचार का जो बीज यहाँ पनपा है सारे प्रदेश के अंदर, सारे देश के अंदर, यही संबल है हमारे समाज जीवन की अमरता का है। और एक चंद्रकांत जी गए, आज अनेकों ही चंद्रकांत जी समाज के अंदर और कार्यरत हैं। ये समाज रुकने वाला नहीं है, न झुकने वाला है। विपरीत कितनी ही परिस्थिति आए, आज 80 साल का, 90 साल के बूढ़े से लेकर 10-15 साल के बच्चे तक में एक ही ज्वार है कि ये देश अमर है, और उसको अमरता को बनाए रखने के लिए हम अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार हैं, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आए। उनमें कोई अभी हिम्मत नहीं है कि हमारे इस मनोबल को तोड़ सकें। बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमेशा दूसरों को प्रेरणा देता है। और भले ही एक चंद्रकांत जी के उन्होंने प्राण लिए हों, लेकिन ऐसे हज़ारों चंद्रकांत आज हमारे राज्य में, हमारे किश्तवाड़ में, पूरे भारत में आगे बढ़ रहे हैं और देश की सेवा के लिए अपने प्राण के, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसी कितनी भी कोशिशें कर ले, वो ताकतें जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, रोकना चाहती हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं, ऐसे हज़ारों हमें शहीद मिलेंगे जो समय समय पर अपनी शहादत दे के समाज को प्रेरणा देंगे और आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक रास्ता दिखाएंगे। और उन्हीं में से एक थे चंद्रकांत शर्मा जी, जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए बलिदान दिए और इसकी सेवा के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए जितना हो सकता था वो आतंकवाद के काल में, उस खंड में भरपूर कोशिश की, और कोशिश करते करते अंत में वो वीरगति को भी प्राप्त हुए। वो प्रेरणा का स्रोत हैं, उनसे हमें हज़ारों चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आज के इस टाइम पे ये वीर गाथाएँ हमें जन जन तक पहुंचानी है। इसी माध्यम के थ्रू और इसी कड़ी के थ्रू हम आपको
ऐसे और अनेक वीरों के बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। आपने समय दिया, धन्यवाद।